तो नेक्स्ट जो एविडेंस हमको करना है फॉर द इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज evidences. Now what does it mean? बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का मीनिंग होता है बेटा, दो वर्ड से बना है। केमिकल मीन्स ऑल द केमिकल्स, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एनी ऑफ द एंजाइम है, आयंस हो, और बायो मीन्स लिविंग बीइंग। तो यानी द केमिकल विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल। और उसी से रिलेटेड हमारे पास ब्रांच भी है एक साइंस की विच इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट दोज केमिकल कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग। तो उनमें हम लोग जो 11th क्लास में हमने चैप्टर कर रखा है बेटा बायोमोलिक्यूल, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम्स इनके बारे में स्टडी किया था, वही चीज आ जाता है कि बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो हाउ द बायोकेमिकल गिव्स अस एविडेंस दैट द इवोल्यूशन अकर एट अ ग्रेजुअल प्रोसेस, या हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। यानी बायोकेमिकल एविडेंसेस एक्सप्लेन दैट all the organism evolved from a common ancestors। तो ये कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले evidences, biochemical evidences are the evidences which shows that all the organisms evolved arises from common ancestors। अब सिंपली अगर अपन लोग लेते हैं कि किस तरह से ये एविडेंस होते हैं, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द वेरियस केमिकल प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग बींग्स। अब मैं जब बात कर रही हूँ वेरियस केमिकल ऑन ऑल द लिविंग बींग्स, तो फर्स्ट मैं सपोज स्टार्ट कर सकते हैं हम फंजाई। पहला मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले सकती हूँ, दो इट इज नॉट गिवन इन द बुक, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। सपोज हम लोग लेते हैं फंजाई। फंजाई की जो आउटर कवरिंग होती है यानी सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। एंड ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का भी जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। तो इसका मतलब ये है कि फंजाई एंड ऑर्थोपोडा मे बी समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर, जबकि हम एक बिल्कुल अलग किंगडम में आता है। फंजाई एक डिफरेंट किंगडम है और ऑर्थोपोडा किंगडम एनिमेलिया में आ रहा है, यानी यहाँ तो किंगडम ही मैच नहीं कर रहे, बट स्टिल द केमिकल्स आर सिमिलर। इसी तरह से फंजाई के अंदर जो स्टोर्ड फूड रहता है, दैट स्टोर्ड फूड इज द ग्लाइकोजन। एंड इन द ह्यूमन बीइंग आल्सो स्टोर्ड फूड, हमारे अंदर किस रूप में फूड स्टोर होता है? वी ऑल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट अमीनो एसिड्स, तो आपको पता है देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। जो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए जरूरी होते हैं। जरूरी का मतलब है आइदर दे आर सिंथेसाइज इन देयर बॉडी और द इंडिविजुअल हैव टू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर एंड दीज 20 अमीनो एसिड, इफ आई विल टेक, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ ग्लाइसिन, मैं एग्जांपल लेती हूँ सेरिन, मैं एग्जांपल लेती हूँ फिनाइलएलेनाइन। तो बेटा ये अमीनो एसिड सभी एनिमल्स में, आइदर इट इज द फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। प्लांट्स के केस में भी लो तो प्लांट्स में भी ये सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है।
इसका मतलब कहीं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं बेटा। एंड इनको छोड़ दो आप, अगर बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया ऑल्सो हैव दीज अमीनो एसिड्स, उनके पास भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज द वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि वी ऑल इवॉल्व फ्रॉम द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द बैक्टीरिया, है ना, क्योंकि हमारे पास सिमिलर अमीनो एसिड्स है सबके पास। सेकेंड एग्जाम्पल हुआ बेटा कि अमीनो एसिड्स आर सिमिलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ सबसे बेस्ट, दैट इज द जेनेटिक कोड। हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, दैट अ पर्टिकुलर जेनेटिक कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसे हमने ये कहा था कि AUG कोड फॉर मिथ्योनाइन। तो हमने इसमें एक और चीज पढ़ी थी कि द जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल इन नेचर। कि जेनेटिक कोड क्या है बेटा, यूनिवर्सल इन नेचर है। अब यूनिवर्सल इन नेचर होने का मतलब ये हुआ कि दिस AUG code for methionine in the human being also, it code for methionine for any other animal also, and this also code for methionine in the plants also। बस केवल एक्सेप्शन आता है तो कुछ बैक्टीरिया में आता है, यानी बैक्टीरिया में AUG मिथ्योनिन के लिए कोड नहीं करता। ये एक केवल कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ही जेनेटिक कोड्स के लिए, बाकी सभी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। तो सिंपली बात आती है कि जब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर और दूसरे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं जेनेटिक कोड को लेके सिमिलैरिटी है, सबके अंदर अमीनो एसिड्स को लेके सिमिलैरिटीज है, सबके अंदर वही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इवन अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमने बेटा जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस था, बस ये था कि जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उनके अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक जीन प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होता बैक्टीरिया में, है ना। यूकैरियोट में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक आ जाओ, सभी के डीएनए में वही 3 कंपोनेंट मिलेंगे बेटा। वन इज द पेंटोज शुगर, सेकेंड इज द नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज द फॉस्फेट बाय द सेम बॉन्डिंग। यानी अगर मैं कहूँ नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से अटैच रहता है तो वो अटैच होता है बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से पेंटोज शुगर फॉस्फेट से अटैच होता है तो वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से का अटैच होता है, जो तुम लोगों के एग्जाम में आया। किसी ने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है, किसी ने ग्लाइकोसाइडिक लिखा है, लेकिन उसमें एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आता है और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आता है। तो कहने का मीनिंग ये है प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर, सो दे एक्सप्लेन द कॉमन एंसेस्ट्री। यानी जब बायोकेमिकल सेम है तो वो क्या कॉमन एंसेस्टर्स है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं तो कि द सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन, यानी जब सिमिलैरिटीज है प्रोटीन में और जीन्स किन के बीच में, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट दे गिव, देन दे शोज एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब कॉमन एंसेस्टर्स हैं। और बेटा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आप लोगों को इंसुलिन का बताया था बेटा कि इंसुलिन की ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड आप बैक्टीरिया के अंदर डाल दो और वो ए पॉलीपेप्टाइड बैक्टीरिया में हमने केवल जीन्स ही तो डाले हैं, अमीनो एसिड तो हमने नहीं डाले थे ना, प्रोसीजर तो हमने नहीं डाला था, हमने तो केवल जीन डाला था। तो इसका फिनाइल एलेनाइन ये सारे अमीनो एसिड पहले से थे, तभी तो उन्होंने ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड
कि ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन एंसेस्ट्री, और वो हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ बायोकेमिकल, यानी जो सिमिलैरिटीज है प्रोटीन में, दैट वी हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, कि हमें कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट है ना। अब बेटा ये तो हो गए बायोकेमिकल एविडेंसेस। उसके बाद और लेकिन वो कहीं पे एक लाइन दे रखी है आगे चल के, तो मैं उस जब अपन आगे उस पॉइंट पे आएंगे तभी भी डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको एक डिस्कस कर रही हूँ बायो evidences. Now what is this biogeographical evidences? Geographical का मतलब होता है कि एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, लैंड कैसी है, वाटर कैसा है, वो सारी चीज। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के लिविंग बीइंग हैं, उन एविडेंसेस को अगर हम स्टडी करते हैं तो वी, यानी what type of the organisms are living in the different region of the, किस किस तरह के एनिमल रह रहे हैं। तो उसके अंदर बेटा अगर हम लोग सिंपली देखें कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के लिए अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको दो मेन टाइप के एविडेंसेस का मतलब हुआ कि हम लोग ये बता सकते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस से कि भाई किस तरह से एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज discontinuous distribution, though it is not given in our book abhi right now. Continuous distribution क्या होता है बेटा? तो इसके लिए मैं सिंपली कहूं कि सिमिलर और closely related animals are present in widely places. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड फीचर देखा जाए तो, लेकिन दे आर वेरी वेल अपार्ट। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हम इंडिया में जो हॉर्स है उसी तरह के सिमिलर हॉर्सेस आपको नॉर्थ अमेरिका, जो दूसरे एनिमल्स हैं उसी तरह के एनिमल्स आपको नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है। अब नॉर्थ अमेरिका और इंडिया, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक स्टिल उन दोनों के बीच में एनिमल्स कैसे हैं? सिमिलैरिटीज है। अब ये कैसे हुआ, है ना? तो आप लोगों को पता है, ये इसलिए कह रही हूँ कि अभी हमारी बुक में नहीं है। एक टर्म आता था पेंजिया, एक टर्म यूज करते थे पहले, पेंजिया। पेंजिया क्या है बेटा? पहले ये माना जाता था कि पूरा अर्थ जो है और उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट साथ में थे, एशिया के साथ में यूरोप अटैच था, यूरोप के साथ में ही और एशिया के साथ में ही अफ्रीका अटैच था, अफ्रीका के साथ में ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका अटैच था, जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे। फिर ये हुआ बेटा कि धीरे धीरे उनके बीच में जो टाइटेनिक प्लेट्स हैं, टाइटेनिक नहीं होती, टाइटेनिक तो शिप था, अर्थक्वेक आता है, व्हाट इज इट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैम क्रस्ट की मूवमेंट से। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग बेटा व्हाट यू आर सेइंग। मैम क्रस्ट की मूवमेंट से। टेक्टोनिक, हाँ, नहीं, टेक्टोनिक प्लेट, अभी याद आ गया, वो टाइटेनिक मूवमेंट से ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब जब सेपरेट हो गए तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म थे पहले, क्योंकि पूरे अर्थ पे थे, तो पूरे अर्थ सेपरेट हो गए, वो वहां पे डेवलप रह गए, ये यहाँ पे रह गए, तो वो हो जाता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक दूसरे से फार होते हुए भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक जो दूसरा पॉइंट आता, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका द एनिमल्स आर प्रेजेंट ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बेटा मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स मतलब पाउच्ड मैमल। हम तो सोचते हैं कि केवल कंगारू ही ऐसा है जो, रैट के भी पाउच होता है, फॉक्स के भी पाउच होता है, ठीक है, इसके कैट के भी पाउच होता है, ठीक है, एंट ईटर, सारे मार्सुपियल्स एंड ऑल दोज मार्सुपियल्स आर प्रेजेंट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। केवल कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड है केवल एक पर्टिकुलर आइलैंड नहीं, सॉरी, कॉन्टिनेंट। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि अब कॉन्टिनेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि दीज पाउच्ड मैमल वर प्रेजेंट एवरीवेयर, बट
जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, एक दूसरे से दूर चले गए, तो पाउच्ड एनिमल्स के प्रीडेटर्स नहीं जा पाए। जब प्रीडेटर्स नहीं गए तो दे सर्वाइव्ड ओवर देयर, जबकि दूसरे कॉन्टिनेंट में इनके प्रीडेटर्स होने की वजह से ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कि द places which are very far apart from each other having common type of animals. It shows that their ancient time the land mass was a single. और फिर आता है restricted distribution कि some of the animals are distributed only at a restricted. आते हैं biogeographical evidences, but ये अभी हमारे नहीं है, तो you need not to learn, लेकिन सिर्फ समझने के लिए अपन को जरूरी है। तो ये तो होगा बेटा एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़े, बायोकेमिकल एविडेंसेस पढ़े, और लास्ट में हमने पढ़ा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है नेचुरल सिलेक्शन या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कुछ भी हम लोग एग्जांपल्स। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, first I will just go for the artificial selection. अब आप कहोगे कि मैम ये आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन सिलेक्शन होता क्या है? आप लोगों ने 10th क्लास में आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा, कैबेज का, अगर याद हो तो, कि जो वाइल्ड आर्टिफिशियल और ब्रीडिंग से और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डिफरेंट टाइप की वेराइटीज डेवलप करी, जैसे कैबेज से कॉलीफ्लावर, कैबेज से ही ब्रोकली, कैबेज से ही केल, है ना, कैबेज से ही नोलखोल, यानी डिफरेंट हमने वेराइटीज डेवलप करी एक वाइल्ड वेराइटी से। तो डॉग एक स्पीशीज है, लेकिन इस डॉग की डिफरेंट वेराइटीज हैं। डिफरेंट वेराइटीज जैसे आप लोगों ने जो कॉमन सुन रखी होगी, एक पेमेरियन होते हैं, घर के अंदर जाते हैं, पेमेरियन टफी नाम से था। आप देखो तो एक होते हैं बेटा जर्मन शेपर्ड, जिसको एल्सेशियन भी कहते हैं। एल्सेशियन बड़े ऊंचे सारे होते हैं बेटा, जिनको जर्मन शेपर्ड कहते हैं, एकदम फॉक्स की तरह लगते हैं और हैवी होते हैं बिल्ट में, ठीक है। डॉबरमैन जो होते हैं वो पूंछ कटे वाले डॉग्स होते हैं, जिनकी पूंछ कटी रहती है। फिर एक होते हैं बेटा डाल्मेशियन, डाल्मेशियन व्हाइट कलर, छोटे 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 व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्पॉट रहते हैं। एक मूवी आई थी 101 डाल्मेशियन डॉग्स की थी, 101 कुत्ते थे बेटा वो, तो वो डाल्मेशियन डॉग हो गए। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे इनमें सबसे खतरनाक व्हाइट हाउंड डॉग होता है। यानी ये सब डॉग्स की मैंने क्या लिखी है बेटा, ब्रीड, और ये ब्रीड ह्यूमन बीइंग ने डेवलप की है। फ्रॉम द डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स हैज बीन डेवलप्ड। तो ह्यूमन बीइंग ने जब डिफरेंट ब्रीड डेवलप कर ली सेम स्पीशीज से, तो दिस टाइप ऑफ सेलेक्शन है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से, यानी ह्यूमन बीइंग से। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि मैन ब्रेड, BRED, ब्रेड, ब्रीड का पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रेड, तो मैन ब्रेड हैज ब्रेड, है ना, सम सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब मैन ने कुछ प्लांट्स और एनिमल को, ठीक है, किसके लिए बेटा, फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जैसे मैं सिंपली कहूं एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग वीट की डिफरेंट वेराइटीज खा रहे हैं वो बेटा ग्रास फैमिली से कल्टीवेटेड एंसेस्टर्स ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर यानी कि वो भी वाइल्ड वेराइटी से डेवलप किए गए हैं। स्पोर्ट्स के लिए सेलेक्ट करना नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो जैसे हॉर्स हो गए, है ना, ये आर्टिफिशियली सेलेक्ट किए गए फ्रॉम देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। सिक्योरिटी के लिए डॉग्स को बेटा आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मैन ऑल्सो
domesticated different animals, है ना, एंड क्रॉप प्लांट्स, बहुत सी क्रॉप प्लांट्स को और यानी जो वाइल्ड में ही उगती थी उनको अब वो क्रॉप फील्ड में उगाने लग गए हैं। वाइल्ड में जो एनिमल मिलते थे उनको अब हम पालने लग गए हैं। बेटा अगर आप वाइल्ड डॉग के चक्कर आपका पीछा हो गया, जंगली कुत्ते कैन किल द लायन, वो लायन को भी किल कर देते हैं बेटा। जो वाइल्ड बफेलो होती है उसको किल कर देते हैं। हंटर्स होते हैं इतने ज्यादा मतलब अटैक कर सकते हैं फियर्सफुली कि हम लोगों की तो एक एक बोटी बोटी नोच कर, उनमें कुछ ब्रीड जो है वो बहुत ही सबमिसिव टाइप है, कुछ ब्रीड जो है वो आपके बहुत ज्यादा कहना मानती, जैसे ये व्हाइट हाउंड है, डैन है, ये सारे बेटा वो डॉग्स हैं दोज विच आर वेरी ओबीडियंट। आप अगर बोलोगे तो आपका कहना मान के वो बिल्कुल बैठ जाएंगे, अगर आप बोलोगे नो सिट डाउन तो वो सिट डाउन ही हो जाए। सिक्योरिटी के लिए इसमें मैंने आपको एक बार बताया भी होगा बेटा, हमारे पड़ोस में ही पास में ही एक आंटी रहती थी, उनके पास में जर्मन शेफर्ड आंटी, वो उसको लेके आई, छोटा पपी था तभी लेके आई, उनकी बेटी उनके साथ में उसके साथ में खेलती थी, बेटी छोटी नहीं थी बेटा उस टाइम में बीएससी, उसकी उनकी बेटी के साथ में यानी जो वो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ में इतना पसेसिव हो गया कि अगर उसको कोई डांटता या मारता तो वो उसके, नलिनी नाम था आंटी, अगर उस नलिनी को डांटती ना तो वो आंटी के ऊपर अटैक करता, जबकि खाना आंटी डाल रही है, आंटी लेके आई थी, बचपन से पाला है, लेकिन की सिक्योरिटी के लिए डॉग्स को, है ना, काउस को। इवन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो आपने देखा होगा यूजुअली जो गायों का झुंड लेके चलते हैं बेटा, ये शायद मैंने आपको बताया भी होगा कभी, ये जो रेबारी टाइप होते हैं, नोमैडिक पीपल होते हैं, इनकी गाय बेटा रात में पहरा देती हैं, ये लोग आराम से सोते हैं, बीच में सारे छोटे काव्स होते हैं, सबसे लास्ट में जो होती है वो एल्डेस्ट काउस होती हैं, और वो काव लाइन टू लाइन मतलब बारी बारी से सोती हैं, सब एक साथ नहीं सोती हैं। अगर कोई एनिमल आता है या कुछ भी होता है, हमको लगता है ना 100-200 गाय हैं, इनको क्या पता ये कहीं इधर उधर रह गई, तो उनका एक एक का नाम है बेटा, और अगर वो एक का नाम लेके बुलाएंगे तो वही काव यूज कर देंगे, तो गाय आगे जाने से रुक जाएगी, और अगर चारा खा रही है ना और उन्होंने